हेलो बच्चों, मेरे आज इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग पूर्ण संख्याओं पर आधारित जो चार आधारभूत संक्रियाएं होती हैं उनके बारे में जानेंगे बच्चों। हमारा टॉपिक यही है, पूर्ण संख्याओं पर चार आधारभूत संक्रियाएं। तो बात यहाँ पर आती है सबसे पहले पूर्ण संख्याओं की। तो बच्चों पहले तो हम लोग जान लें पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। हालांकि पहले वाले वीडियो में मैंने इसको डिफाइन किया था। देखिए, पूर्ण संख्याओं की जो परिभाषा है बच्चों होती है कि यदि शून्य को प्राकृतिक संख्याओं में सम्मिलित कर लिया जाए तो प्राप्त समस्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं बच्चों। क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं तो हम सभी लोग जानते हैं। प्राकृतिक संख्याएं एक से लेकर इधर जितना चलेंगे अनंत तक वो सब प्राकृतिक संख्याएं हैं। इन प्राकृतिक संख्याओं में यदि हम जीरो को शामिल कर लें तो अब जो जीरो से इसकी काउंटिंग होगी बच्चों, तो ये अब बन जाएंगी हमारी पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट हैं आप लोगों को परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। इनको आप समझ लीजिएगा, रटने से आप भूल जाएंगे। पहला पॉइंट देखिए बच्चों, दो पूर्ण संख्याओं का योग सदैव एक पूर्ण संख्या होती है। इस सदैव पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कि दो पूर्ण संख्याओं को अगर हम जोड़ दें, देखिए हमने एक संख्या दो ले ली जो कि एक पूर्ण संख्या है, दूसरी भी पूर्ण संख्या हमने तीन ले ली। इन दोनों के यदि हमने जोड़ दिया बच्चों, कितना उत्तर आ गया? 5। 5 भी हमारी क्या चीज़ है? पूर्ण संख्या है। इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि अगर हम दो पूर्ण संख्याओं को, कोई भी दो पूर्ण संख्या बच्चों, खाली यही 2 + 3 नहीं लें, कुछ भी ले लीजिए आप, 7 + 3 ले लीजिए, क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है, 7 भी पूर्ण संख्या है, 3 भी पूर्ण संख्या है, तो 10 ये भी पूर्ण संख्या आ जाएगी। क्योंकि जीरो से शुरू होकर आगे बढ़ते चले जाइए, आपको जितनी भी संख्याएं मिलेंगी वो सारी की सारी पूर्ण संख्याएं मिलेंगी बच्चों। इसके बाद देखिए बच्चों, अगला पॉइंट जो दिया हुआ है, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखिए, यहाँ पे बात आई थी योग यानी जोड़ की, और यहाँ पर जो बात हम लोग कर रहे हैं वो है गुणनफल की। तो कह रहे हैं अगर हम दो पूर्ण संख्याओं की गुणा करें तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा, जो हमें उत्तर मिलेगा, वो भी एक पूर्ण संख्या होगा बच्चों। ठीक है। अब देखिए, जैसे एक पूर्ण संख्या मैंने 2 ले ली और दूसरी पूर्ण संख्या मैंने 3 ले ली। 3 और 2 की जब गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? 3 दूनी 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3 दूनी 6 आ जाएगा, और 6 भी क्या हो जाएगी? एक पूर्ण संख्या हो जाएगी। ठीक। तो इस तरीके से देखिए, योग ध्यान रखिएगा और ये गुणा ध्यान रखिएगा। ठीक। तो दोनों ही कंडीशन में अगर पूछा जाए कि दो पूर्ण संख्याओं का योग और दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, सदैव एक पूर्ण संख्या होती है। आप बस दोनों चीज़ों को एक साथ शामिल कर लीजिए कि दो पूर्ण संख्याओं का योग तथा गुणनफल सदैव एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है बच्चों। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है कि दो पूर्ण संख्याओं का अंतर सदैव एक पूर्ण संख्या नहीं होता है। इसको जरा समझने की जरूरत है बच्चों। देखिए, जैसे मैंने एक पूर्ण संख्या समझाने के लिए 5 ले ली और दूसरी पूर्ण संख्या मैंने समझाने के लिए 2 ले ली। 5 में से अगर हम 2 घटा दें बच्चों, सभी लोग जानते हैं कितना आएगा? 3 आ जाएगा। 3 क्या है? एक पूर्ण संख्या है। ठीक, ये बात बिल्कुल सही है। अब हमने क्या किया, इन दोनों का क्रम पलट दिया। 2 में से मैंने 5 घटाए। 2 में से जब 5 घटाएंगे तो हमारा जो उत्तर मिलेगा वो बच्चों -3 मिलेगा। -3 जो है पूर्ण संख्या नहीं है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये एक पूर्णांक होता है। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे ये नियम मैंने क्या बनाया था कि दो पूर्ण संख्याओं का अंतर सदैव एक पूर्ण संख्या नहीं होता है। इस चीज़ को इस तरीके से समझ लीजिएगा बच्चों, कोई भी कन्फ्यूज़न की ज़रूरत नहीं, इसीलिए मैंने बिल्कुल अलग से समझाने का प्रयास किया है। इसके बाद बच्चों देखिए, चौथा पॉइंट हमारा कि दो पूर्ण संख्याओं का भागफल सदैव एक पूर्ण संख्या नहीं होता है। तो जो नियम अंतर में लागू होगा वही नियम हमारा भागफल में भी लागू होगा। पहले मैंने एक उदाहरण जिसमें बन रहा है, देखिए 12 को यदि मैं 4 से भाग दे दूं तो उत्तर 3 बनेगा।
3 क्या होगा, एक पूर्ण संख्या होगी। ठीक है, अब मैंने क्या किया, 4 को मैंने 3 से भाग दे दिया, तो हमें एक संख्या जो मिली वो एक परिमेय संख्या मिली। कौन सी संख्या मिली बच्चों, परिमेय संख्या मिली। हमें पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं हुई है। तो देखिए, तो ये भी लिखा भी हुआ है कि दो पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव एक पूर्ण संख्या नहीं होता है। तो अंतर और भाग में ये दोनों कंडीशन फॉलो हो रही हैं। देखिए, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि दो पूर्ण संख्याओं का अंतर तथा भागफल सदैव एक पूर्ण संख्या नहीं होता है। क्लियर बच्चों। इन 4 आधारभूत संक्रियाओं की हमने बात की थी बच्चों। उनमें से हमारा पहला नियम संबरक नियम। ठीक है, संबरक नियम बच्चों 2 संक्रियाओं पे काम कर रहा है एक साथ। एक तो योग का संबरक नियम, दूसरा है गुणन का संबरक नियम। दोनों पर ये नियम लागू होता है। सबसे पहले हम योग का संबरक नियम समझ लें। इसका मतलब बच्चों ये होता है कि अगर हम 2 पूर्ण संख्याएं लें, ठीक है, और उन्हें जोड़ दें। देखिए, योग लिखा है, योग का मतलब ही होता है जोड़। ठीक है, तो 2 संख्याओं को लेने पर, 2 पूर्ण संख्याएं ले लें, तो उनका जो जोड़ आएगा वो क्या आएगा, एक पूर्ण संख्या आएगा। क्या आएगा, एक पूर्ण संख्या। देखिए, 3 भी एक पूर्ण संख्या है, 4 भी एक पूर्ण संख्या है, और जो रिजल्ट मिला आपको वो भी एक पूर्ण संख्या आ गई। इसी तरीके से मैंने दूसरा उदाहरण लिया है, 16 ले लिया, एक 7 ले लिया, दोनों को जोड़ दिया, उत्तर कितना आया बच्चों, 23, जो भी क्या है, एक पूर्ण संख्या है। ठीक, तो इसका मतलब ये होता है कि 2 संख्याएं अगर हम पूर्ण संख्याएं ले लें, उनको जोड़ें, तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो एक पूर्ण संख्या बनेगी, और यही हमारा योग का संबरक नियम होगा बच्चों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं गुणन का संबरक नियम। बिल्कुल इसी तरीके से, कुछ नहीं करना है, बस जोड़ के स्थान पे गुणा का चिन्ह आ जाएगा। हमने एक संख्या ले ली 5 और एक संख्या ले ली 3, दोनों को गुणा कर दिया। ठीक है, उत्तर क्या मिला, 5 3 15। 5 भी एक पूर्ण संख्या है, 3 भी एक पूर्ण संख्या, और 15 भी क्या है, एक पूर्ण संख्या है। ठीक, 9 एक पूर्ण संख्या ले ली, 8 एक पूर्ण संख्या ले ली, दोनों का गुणा कर दिया, 9 8 क्या हो गए, 72। 72 भी क्या हो गई, एक पूर्ण संख्या। तो देखिए, दोनों पर ये नियम काम कर रहा है। तो योग का संबरक नियम हो गया और गुणन का संबरक नियम हो गया बच्चों। ठीक है, चलिए आगे चल, अगला नियम बच्चों देखते हैं। देखिए, अगला नियम हमारे पास है क्रम विनिमय नियम। क्या है, क्रम विनिमय नियम। ये भी 2 संक्रियाओं पे काम कर रहा है। देखिए, योग पर और दूसरा गुणन पर। तो योग का क्रम विनिमय नियम, आप पहले तो अभी शब्द को समझ लीजिए। क्रम विनिमय, क्रम का पलटना। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, क्रम का पलटना। ठीक है, क्रम पलटने पे भी उत्तर पर कोई फर्क ना पड़े। ठीक, जैसे मैंने क्या लिया, 3 + 4 ले लिया। ठीक है, अब इसके क्रम को पलट दिया। देखिए, 4 मैंने पहले लिख लिया और 3 बाद में लिख लिया, यानी 3 + 4 बराबर क्या हो जाएगा, 4 + 3। इसका रिजल्ट क्या आएगा बच्चों, 7 ही रहेगा। ठीक, इसी तरीके से आप देखिए, 13 + 17 को हम 17 + 13 भी ले सकते हैं। उत्तर क्या आएगा बच्चों, 30 आ जाएगा। ठीक, तो इसी को हम कहते हैं योग का क्रम विनिमय नियम। देखिए, बीच में योग का चिन्ह है, इसलिए योग लिख दिया गया, और क्रम विनिमय, क्रम को पलट दिया गया, इसीलिए ये योग का क्रम विनिमय नियम हो गया। अब देखिए, यहाँ पर गुणन का क्रम विनिमय नियम, यही काम यहाँ पे गुणा में भी करना है। बस चिन्ह हम योग की जगह क्या ले लेंगे, गुणा का ले लेंगे। देखिए, 5 × 3 बराबर 3 × 5, तो दोनों का उत्तर क्या मिलेगा, 15 ही मिले। 4 × 6, अभी इन्होंने क्रम पलट दिया, 6 × 4 क्या आएगा, 24 आएगा। तो ये दोनों देखिए नियम, योग और गुणन का क्रम विनिमय नियम बच्चों हो गया। चलिए बच्चों देखिए, तीसरा नियम सहचारी नियम है। सहचारी नियम भी बच्चों 2 जगह काम कर रहा है, एक योग पर और दूसरा गुणन पर। इसमें क्या है बच्चों, देखिए, इसमें संख्याएं 2 नहीं ले जाएंगी। सबसे खास बात, इसमें संख्याएं ले जाएंगी 3। देखिए, ध्यान दीजिएगा। ठीक, 3 संख्याएं हैं। ठीक, और एक चीज़ बस ध्यान रखने वाली बात है कि 3 संख्याओं में क्या किया मैंने, इन 2 संख्याओं को पहले ब्रैकेट में ले लिया। ठीक है, क्रम वही रहा। देखिए, 2 3 5 यहाँ पर भी है, 2 3 5 यहाँ पर भी है। ठीक, तो और बाद वाले में क्या कर दिया, हमने शुरू की 2 संख्याओं को एक ब्रैकेट में लिख लिया। ठीक, जरा देखिए ध्यान से, 5 और 3 अगर 8, 8 में ये 2 जोड़ें 10 हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे कर लीजिए, 3 2 5 और 5 में 5 जोड़ें क्या हो जाएगा, 10। देखिए, इन तीनों संख्याओं में ब्रैकेट चेंज करने पर उत्तर हमारा एकदम वही आ रहा है। ठीक, इसी तरीके से आप ये वाला उदाहरण देख सकते हैं,
11 प्लस और ब्रैकेट में 2 + 7, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, 11 + 2 एक ब्रैकेट में और बाहर हमने 7 कर दिया। तो देखिए 7 और 2 क्या हो जाएगा 9, 9 में 11 जोड़ दें क्या आ जाएगा 20। यहाँ देखिए 11 और 2 13 और 13 में 7 जोड़ दिए क्या हो गया 20। देखिए दोनों ही स्थिति में उत्तर पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये क्या कहलाएगा, योग का सहचर्य नियम बच्चों हो जाएगा, ठीक है, योग का सहचर्य नियम। इसी तरीके से गुणन का सहचर्य नियम क्या हो जाएगा, केवल योग के स्थान पर गुणा का चिन्ह लगा देना है, बाकी सब नियम वही रहेगा बच्चों, कोई भी समस्या वाली बात नहीं है। देखिए 2 गुणा, ठीक, 3 गुणा 5 क्रम वही है, 2 गुणा 3 गुणा 5, बस ब्रैकेट यहाँ पर 3 गुणा 5 को ब्रैकेट में ले लिया, यहाँ पे हमने 2 और 3 को ब्रैकेट में ले लिया, उत्तर क्या आ गया 30 आ जाएगा। देखिए 5 3 15 और 15 दूनी 30, यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6 और 6 पंजे 30, ये मिल गया। इसी तरीके से यहाँ बच्चों देखिए 11 2 और 7 की गुणा, ठीक, यहाँ पे 7 दूनी क्या हो जाएंगे 14 और यहाँ पे 11 दूनी 22, 14 और 11 की गुणा करेंगे तब भी 154 आएगा और 22 और 7 की करेंगे तब भी 154 आएगा बच्चों, ठीक है। चौथा नियम देखिए बच्चों, गुणन का योग पर वितरण नियम, इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं बंटन नियम, इंग्लिश में से डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी भी कहते हैं। देखिए इसमें क्या होता है बच्चों, देखिए 3 संख्याएं इसमें मिली जाती हैं, लेकिन इसका तरीका दूसरा है। इसमें देखिए योग पर, आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए, योग पर यानी अगर हम 2 संख्याओं को जोड़ें, ठीक, और तीसरी संख्या से इसे इस प्रकार गुणा कर दें तो ये गुणा जो है अगर 2 संख्याएं यहाँ पे हैं, देखिए कितनी संख्या यहाँ पे हैं 2 संख्या, 3 और 5 है, 2 संख्या है, तो ये जो 2 है 2 जगह बढ़ जाएगा, एक तो 3 पर और एक 5 पर। कैसे, देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ से 2 गुणा 3, ठीक, यहाँ लिख लिया, फिर ये चिन्ह प्लस का है, यहाँ पे ये प्लस का चिन्ह मैंने लगा दिया, ठीक। इसके बाद क्या लिखेंगे 2 गुणा 5, ठीक, 2 गुणा 5 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। इस तरीके से यहाँ पर जो हमारा गुणा है वो कितनी जगह बढ़ गया बच्चों, एक यहाँ पर और दूसरी यहाँ पर, यानी इसीलिए नाम हो गया इसका वितरण नियम। 2 जगह बढ़ रहा है, किस पर बढ़ रहा है, योग पर बढ़ रहा है, किस पर बढ़ रहा है, योग पर। देखिए यहाँ से सारी चीज़ एकदम क्लियर हो गई। इसी तरीके से यहाँ देख लीजिए दूसरा उदाहरण है 11 + 2 गुणा 7। अब इन्होंने इसको ऐसे पलट दिया, पहले हमने ब्रैकेट ले ली, बाद में सिंगल संख्या से गुणा करना है। देखिए 11 गुणा 7 लिखेंगे यहाँ पे, फिर ये प्लस का चिन्ह जो है वो यहाँ लिख देंगे, फिर 2 गुणा 7 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा नियम हो जाएगा गुणन का योग पर वितरण नियम या बंटन नियम। बच्चों ये 4 नियम परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं, इसकी तैयारी कायदे से कर लीजिए, सवाल आपको 100% मिलेगा। अब बच्चों देखिए तत्समक, तत्समक शब्द आपके लोगों के लिए नया होगा। अब देखिए इसमें बच्चों क्या होता है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। तत्समक बच्चों 2 प्रकार का होता है, एक तो योगात्मक तत्समक और दूसरा गुणात्मक तत्समक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने नोटिंग भी की हुई है, शून्य को योगात्मक तत्समक कहते हैं। तत्समक का मतलब ऐसी संख्या, अब देखिए यहाँ पे योगात्मक यानी ये जोड़ से संबंधित है, यानी ऐसी कौन सी संख्या है जो उसमें जोड़ी जाए तो उत्तर पे कोई फर्क ना पड़े। जैसे 2 में अगर हम 0 जोड़ दें तो 2 ही रहे, तो जो 0 हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, योगात्मक तत्समक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, योगात्मक। इसी तरीके देखिए 5 + 0 = 5, यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5, तो 0 को जुड़ने पर इस 5 पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तो इस स्थिति में शून्य जो है वो योगात्मक तत्समक कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, योगात्मक तत्समक कहलाएगा, ठीक। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट देखिए यहाँ पे क्या लिखा है मैंने कि 1 को गुणात्मक तत्समक कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए ऐसी कौन सी संख्या है जो उस संख्या में गुणा की जाए उत्तर वही संख्या आ जाए, ठीक है। 1 गुणा 2, यदि किसी संख्या में हम 1 से गुणा कर दें तो वही संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। 1 गुणा 2 = 2 या 1 गुणा 5 = 5, ठीक। तो इस स्थिति में 1 हमारी क्या हो जाएगी, गुणात्मक तत्समक हो जाएगी, ठीक। 0 योगात्मक तत्समक होगी और 1 क्या होगी, गुणात्मक तत्समक हो जाएगी। क्लियर बच्चों, हो गया होगा। बच्चों देखिए शून्य के गुण, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों देखिए पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है कि किसी संख्या में शून्य को जोड़ने या घटाने पर उस संख्या का मान नहीं बदलता, सब जानते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पे नियम हमें बताना जरूरी है क्योंकि आता प्रश्न बहुत है बच्चों। देखिए अगर एक संख्या मैंने 2 ले ली, 2 में 0 जोड़ दिया
जीरो का मतलब यहाँ पे कुछ नहीं, यानी जीरो हमने 2 में कुछ भी नहीं जोड़ा तो क्या मिलेगा, जाहिर सी बात है 2 मिल जाएगा। और 2 में कुछ भी नहीं घटाया तो क्या मिल जाएगा, 2। ठीक, यानी इस स्थिति में शून्य को चाहे जोड़ें चाहे घटाएं, ठीक, उस संख्या पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, संख्या वही रहती है। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से पॉइंट नंबर 2 देखिए, किसी संख्या को शून्य से गुणा करने पर गुणनफल क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। इसको ध्यान कर लीजिए, ये बहुत आता है बच्चों, परीक्षा में आएगा भी है। ठीक, अब लिखा हुआ है कि 2 गुणा 0 बराबर क्या हो जाएगा। अब इसको ध्यान रखिएगा बच्चों, 0 ही आएगा यहाँ पे, 3 गुणा 0 0 ही आएगा। अब इसका एक और उदाहरण मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में समझाया था, कितनी भी संख्याएं ले लीजिए बच्चों, ठीक है, अगर उसे 0 से गुणा कर दें तो उत्तर कितना मिलेगा बच्चों, 0 ही मिलेगा। ठीक, ये प्रॉपर्टी बहुत आती है, 2 संख्याएं नहीं आएंगी, लेकिन इस तरीके से जो सवाल है ये आपको 100% मिलेगा बच्चों। ये देखिए अगला पॉइंट है, किसी संख्या से शून्य को भाग देने पर भागफल शून्य प्राप्त होता है। वही स्थिति यहाँ पे भाग में भी रहेगी कि शून्य को किसी संख्या से अगर भाग दे दिया जाए, ठीक, तो आपको उत्तर सदैव 0 मिलेगा, 0/2 0। अब यहाँ पे भी देखिए 0/3 या 0/3 क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, बहुत से बच्चे इसको गलत कर देते हैं। पॉइंट नंबर 4, किसी संख्या को शून्य से भाग देने पर भागफल अपरिभाषित रहता है। बच्चों देखिए ये सबसे ज़रूरी चीज़, अगर हम 0 से भाग करें यानी 0 हमारे बटे में आ जाए, किस में आ जाए, बटे में आ जाए, तो उसका कोई भी उत्तर नहीं होगा, इसीलिए उसका नाम होगा अपरिभाषित। क्या होगा, यहाँ पे जैसे 3/0 यानी 3/0, उत्तर क्या मिलेगा, अपरिभाषित। बच्चों देखिए आज जो मैंने कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताए, उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। आज का वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो बच्चों तो उसको लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे अच्छे वीडियो आगे आपको मिलते रहें तो उसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय।